दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और हम जुड़ रहे हैं पब्लिक इंडिया के मंच पर। बात हम करेंगे आज E20 की। और सिर्फ E20 की ही नहीं, इथेनॉल की ही नहीं, बल्कि जिस तरीके से वाहनों को बेमौत ही मारा जा रहा है और जिससे पूरा मिडिल क्लास और कहे कि लोअर मिडिल क्लास और हर तबका परेशान है कि उनकी गाड़ियों को, अच्छी खासी चलती हुई गाड़ियों को जबरदस्ती कबाड़ बनाने पर मजबूर किया जा रहा है। सरकार की नीतिगत फैसलों की कमियां हैं, जिसका खामियाजा जनता को उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और उस पर दिल्ली सरकार एक ऐसी नीति लाई है, ईवी 2026, जो कहा जाए कि लोगों पर अब एक दोहरी मार बनकर आएगी। यानी सरकार अपनी नीतियों की नाकामियों को ढकने के लिए पूरा बोझ जनता पर डाल रही है। पहले तो बात हो रही थी कि कॉकरोच पार्टी शिक्षा के बाद एथेनॉल के मुद्दे को उठाएगी, इन तमाम मुद्दों को उठाएगी, लेकिन शिक्षा का मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि शायद ये बैकड्रॉप में चला गया है। लेकिन मुद्दा ये उतना ही बड़ा है क्योंकि आज ये कमर तोड़ रहा है पूरे मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की और आम जनता की। ओंकारेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और खास तौर पर इस विषय पर उन्होंने गहरा शोध किया है, कई लेख लिखे हैं। आप चाहें तो उनके लिंक्डइन पर और उनकी जो वेबसाइट है वहां पर जाकर इन सभी लेखों को देख सकते हैं कि कितनी गहराई से उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया है और उसके बाद बताया है किस तरह से ये नीतियां आने वाले समय में अपने दुष्परिणाम के साथ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ओंकारेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमने देखा है कि एथेनॉल को लेकर, इसको मिलाने को लेकर, और E20 जब से हुआ है, गाड़ियों में इंजन में दबाव की, खराब होने की, माइलेज की बहुत खबरें आई। यहाँ तक कि जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी, वो भी दिखा रहे थे कि ये कितनी बड़ी समस्या है। ये समस्या बड़ी बनती, लेकिन देश में इससे पहले और भी बहुत सारी बड़ी समस्याएं बाहर आ गई और इस पर बात नहीं हो पाई। लेकिन ये बहुत जरूरी विषय है क्योंकि ये सीधे तौर पर जो आम लोग हैं उन पर ये आर्थिक बोझ बढ़ाता जा रहा है। और ये सरकार की एक, जिस तरह से मैंने आपके लेख भी पढ़े, मतलब उनकी खराब नीतियों का बोझ जनता को झेलना पड़ रहा है। आखिर ये जो E20 के लिए सरकार की तैयारी नहीं थी और लोगों पर बोझ लाद दिया गया, नीतियां गलत होने का परिणाम अब जनता भुगतेगी। ये आप शुरू से बताइए कि आखिर इसमें क्या नीतिगत कमी रह गई और सरकार अब इसको छुपाने के लिए लोगों पर और कैसे बोझ लाद रही है। देखिए, असली बात ये है कि पेट्रोल बिल को कम करना है। पेट्रोल सबसे ज़्यादा आयात होता है, तो भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्चा उस पे होता है। तो कोई भी चीज़ करने के लिए आप देखते हैं कि ये बिल आज तो रेज़ नहीं हुआ, आज तो अचानक नहीं हुआ कि इतना सारा संकट आ गया हो कि आज ही आपको देश में सब कुछ कर देना हो। हुँ। ये बहुत पहले से चल रहा है और लंबे समय से जो कहा जाता है ना कि एथेनॉल का जो प्लान है, वो कांग्रेस के समय में हुआ। फैक्ट ये है कि 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय इसका आइडिया आया, फिर 2005 में आया और 2013 में बढ़ा। लेकिन आप ये भी देखिए कि वो उस समय कितना 1-1.5% से लेके 5% तक एथेनॉल मिलाने की बात हुई और उसपे भी काफ़ी विरोध होता रहा कि भई इसको किस तरह से किया जा रहा है, क्या स्टडी है, क्या शोध है, क्या सर्वेक्षण किया है आपने, लोगों में किस तरह से आपने उसको बताया है या नहीं बताया है और आपने सडनली उसको 5% से 15% और 15% से 20% पे ले आते हैं। तो जब आप इतने मैसिव लेवल पे करते हैं तो ये अचीवमेंट नहीं होता है, आप इसको थोपते हैं और जब थोपते हैं तो जैसा जयराम रमेश ने सवाल उठाया था कि आपने कहा था कि 55 रुपए पर लीटर और 50 रुपए पर लीटर का फर्क पड़ जाएगा या हुँ। बहुत इसमें वो होगा, सस्ता होगा। आम आदमी का पेट्रोल बिल तो वहीं का वहीं है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एथेनॉल मिलाने का फायदा किसको हो रहा है? इंडस्ट्री को हो रहा है, सरकार को हो रहा है। आम आदमी के दर्द को आप समझते भी हैं। आप 80 करोड़ लोगों को अनाज देने को 5 किलो अनाज देने को मजबूर हैं, क्योंकि आप मान रहे हैं कि उनको 5 किलो अनाज ना दिया जाए तो वो भूखे मरने लगेंगे। और ऐसे देश में आप ऐसी इस प्रकार की नीतियां लाते हैं, जिसको आप अब जो है इन्फ्लुएंसर से आप उसको इन्फ्लुएंस करा रहे हैं कि नहीं-नहीं ये फायदे हैं, नहीं-नहीं ये वो फायदे हैं। हुँ। एक तरफ उनका नितिन गडकरी जी का वीडियो चल रहा है।
जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई स्टडी रिसर्च की जरूरत नहीं भाई, अमेरिका तो हमसे ज्यादा रिसर्च कर चुका, तो बस लाओ ठप्पा लगाओ और कर डालो। वाह गजब है। विश्व का चौथा नंबर का देश कह रहा है कि नहीं, लाओ ठप्पा लगाओ और कर डालो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बिना रिसर्च के आप करेंगे, बिना शोध के करेंगे, बिना लोगों को कन्विंस किए करेंगे। अरे भाई, कोई दवाई भी किसी को दी जाती है या कोई वो भी दिया जाता है तो प्रॉपरली उसको समझा के कुछ करके और आप फिर करते हैं। आपको ये समझ ही नहीं है। फार्मर्स आंदोलन आंदोलन जब हुआ था किसानों का, तो हो सकता है कि उसमें एक बड़ा हिस्सा या एक हिस्सा किसानों के फायदे का भी रहा हो, लेकिन जिस तरह से बिना बात किए, बिना कन्विंस किए, बिना सोचे, बिना उनकी प्रॉब्लम समझे आप एकदम से लागू कर देंगे। उसी तरह से एथेनॉल आप देश के भले के लिए कह रहे हैं, लागू कर रहे हैं। कौन सा देश भाई? जिस देश में 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, देश की जनता पहले है कि देश स्ट्रक्चर है। देश कोई भौगोलिक चीज तो नहीं है ना। देश में सबसे पहले वो मिडिल क्लास का इनकम कितना है, वो कितना रेज हुआ है और वो कितना इसको झेलने की स्थिति में है, उसको हम किस तरह से रिलीफ दे पाएंगे, ये आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, ये आपके थॉट प्रोसेस में ही नहीं है। क्योंकि आप जो सोचते हैं कि नहीं, बस इस चीज को लाओ और इसको इम्प्लीमेंट करो। आम आदमी में जो जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं, हालांकि सोशल मीडिया में अब उसको कम किया गया है, दिख पहले काफी शिकायतें दिखती थी कि लोग कहते थे, मेरा भतीजा मेरे घर पे आया, बोले अंकल मैंने नया बाइक लिया था और मैं उसमें जो है डालूंगा तो मेरी बाइक खराब हो जाएगी, और मैं पेट्रोल चाहता था कि 100% पेट्रोल मिले, तो नोएडा से लेके गाजियाबाद तक में सिर्फ एक पेट्रोल स्टेशन मिला, पेट्रोल पंप, जहां उसको शुद्ध पेट्रोल मिल सके। E20 मिला हुआ हर जगह। तो लोगों के साइकी में, लोगों के दिमागों में अगर चला गया है कि उनके इंजन पर असर पड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करवाते, क्यों नहीं एक स्टडी करवाते जो क्रेडिबल हो और लोगों को समझ में आए, हाउस में क्यों नहीं डिस्कशन करते, उसके फैक्ट्स रखते, ऑपोजिशन को समझाते। आप कोई भी चीज वन साइडेड, तो लोगों के दिमागों में भर गया कि अरे भाई ये तो इंजन खराब हो रहा है, अरे इससे तो फर्क पड़ेगा। आप वैसे भी समझिए कि उसमें एथेनॉल के पावर और पेट्रोल के पावर में अगर कमी ना होती तो फिर 100% एथेनॉल ही चलाते। आप एक अंदर से हम्म। अलग से जैसे सीएनजी चलाया कि भाई सीएनजी ले हम्म। लीजिए और सीएनजी से कार चलाइए या जो व्हीकल चलाइए, तो आप कह देते ये एथेनॉल पेट्रोल पंप है, एथेनॉल जिसको लेना है वो ले ले। जिस अमेरिका की बात करते हैं, उस अमेरिका में तो अभी अभी भी 10% ही चलता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइजर ने बाकायदा लेख लिख के कहा है कि वी शुड कम बैक टू द E10, 10% पे अच्छा। आना चाहिए। तो ये जो एथेनॉल का की समस्या जो है, वो सबसे ज्यादा समझाने नहीं समझाने, उसके वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक तर्क, वैज्ञानिक तथ्य, और उससे सबसे बड़ा है कि अगर कोई चीज आप लागू करते हैं तो देश की जनता को क्या फायदा? क्या उसका 100 रुपए का पेट्रोल बिल आके 80 रुपए हो गया? क्या उसको फायदा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो नीति किस चीज के लिए है? भौगोलिक देश को मजबूत करने की। ये भूगोल जो आपका देश का है, वो क्या सड़क पहाड़ पर ये जो उससे उसको आप देश मानते हैं? देश की आत्मा उसके व्यक्ति में निहित होती है। एक एक व्यक्ति के दुख और दर्द को समझेंगे तो आप समझेंगे कि भैया ये पेट्रोल बिल तो पहले से चला आ रहा है, आज भी है, हमारे ऊपर है, हम ड्रेस्टिकली उसको कम करना चाहते हैं। ऑलरेडी पहले से मार्केट में पेट्रोल ऑयल का जो क्रूड ऑयल की कीमत कम हो चुकी, हम तो उतना ही वसूल रहे हैं। क्या ये एलिगेशंस बेसलेस हैं? उसको देखिए कि मार्केट में पहले क्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय क्या प्राइस था, उन्होंने क्या रखा, उसके बाद प्राइसेस कम हुई, उसके बाद फिर हमने वही का वही रखा है। और ये हालात कोविड-19 के बाद जब देश में बुरी तरह से लोग प्रभावित हुए, लोगों के जॉब्स खत्म हो गए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो आम आदमी कहीं ना कहीं प्रभावित है, उसको नौकरी तो मिल नहीं रही है, उसके नौकरी में सैलरी का रेज उस तरह से नहीं हो रहा है, और उसके बाद ये नए नए वो जो है वो लागू हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप सिटीजन के तरीके से आप सोचना शुरू करेंगे पहले कि हम ना आम नागरिक होते तो मेरे मानसिक उस पर क्या असर पड़ता, तब आप सही सोच कर पाते। आप उस तरीके से नहीं सोचते हैं। अभी भी बजाय इसके, नितिन गडकरी ने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में, अरे क्या स्टडी की जरूरत है, क्या वो हमसे ज्यादा स्टडी वो करते हैं।
आप स्टडी नहीं करेंगे इतने बड़े देश में, आप शोध नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप किसी चीज के शोध, अध्ययन, वैज्ञानिक तर्क उसको लाए बगैर उसको आप किसी भी तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और उसका मैसिव रिएक्शन होता है। फिर आप कहते हैं नहीं, इन्फ्लुएंसर से कहवाओ कि इसके ये फायदे हैं। इन्फ्लुएंसर बताएगा कि किसके क्या फायदे हैं। इन्फ्लुएंसर बताएगा कि ये इसमें कितने रुपए कम हो गए जनता के। समस्याएं हैं एथेनॉल को लेके, और मुझे लगता है कि सीजेपी और चाहे यूथ हो, मैं ऐसे किसी भी प्रकार के उसका समर्थक नहीं हूं कि ठीक है वो किया जाए, लेकिन आम आदमी का दर्द सुनेगा कौन? जब सरकार नहीं सुनेगी तो विपक्ष सुनेगा, कोई ना कोई और सुनेगा, और आप उसको फिर कॉकरोच कहेंगे तो कॉकरोचेस दिखाई दे रहे हैं आपको। जी। जी, सर ये बात है कि ये पूरी तरीके से नीतिगत विफलता इसको कहा जा सकता है। देखिए ब्राज़ील का उदाहरण दिया जाता है, तो ब्राज़ील में वो लाए तो कई दशकों में आकर उन्होंने एथेनॉल को वहाँ तक लाया। भई बोलते हैं कि वहाँ 50% भी है, लेकिन वहाँ तो ऐसा है कि सब विकल्प है कि 10% वाला लीजिए, कि 20 वाला लीजिए, कि 30 के 40 लीजिए, और इतने दशकों में 30-40 साल में लाकर के उन्होंने ये किया। और यहाँ लगा कि हमने उसको, मतलब आप ज्यादा बता पाएंगे कि उसको ईवी 10 से ई10 से ई20 कितने साल में ले आए? शायद 2-3 साल में ही ले आए। क्या ये सही था? और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसमें भारत आता है, वहां के लोगों के लिए, जिनके लिए उनका जो बजट का एक हिस्सा है, कि आपने सही बताया कि पेट्रोल तो कम हुआ ही नहीं, और जब गाड़ियां भी खराब होंगी और इस तरह से होगा तो कितना बोझ उन पे पड़ेगा। तो क्या गलतियां रह गई? क्या फेज वाइज होना था? नीति में क्या गलती रह गई कि आज इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है? देखिए, उन देशों में भी जहाँ पर भी ये लागू हुए है या हो रहा है, वहाँ पर जैसा आपने सही बताया कि ये फेज़ वाइज़ लागू होता है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों के पास ये विकल्प होता है कि आप ये चाहें ये ले लें और ये चाहें ना लें। ये विकल्प यहाँ पर अगर मौजूद है, तो जो शुद्ध पेट्रोल वाला प्राइस है, वो तो काफ़ी शूट अप कर चुका। फिर आप क्यों नहीं बताते कि वो तो हम असली पेट्रोल जो है, वो बहुत महँगा देने जा रहे हैं। तो असल में तो पेट्रोल की कीमत आपने बहुत महंगी कर दी और देश भर में चुपके से लागू कर दिया। ये चुपके से इसी देश के लिए आप काम कर रहे हैं। हमारे ही देश में हमारी जनता के लिए आप काम कर रहे हैं और हमें चुपके से सब कुछ जो है वो लागू करते हैं। क्यों करते हैं भाई? हमें कन्विंस करिए, युवाओं को कन्विंस करिए कि भाई ये तुम्हारे लिए है, या इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, या इसमें हम जो यूएस से मंगा रहे हैं वही वाला लगा रहे हैं, या इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है वो लगा रहे हैं। दोनों के स्टैंडर्ड में, दोनों की क्वालिटी में क्या फर्क है, इसको हम बाकायदा शोध के, इंडिपेंडेंट शोध के जरिए 4-10-20 शोध करा लीजिए और उसके बाद जो है इंटरनेशनल लेवल से उसका स्टैंडर्ड चेक कर लीजिए, फिर इसको इंप्लीमेंट कर लीजिए। फिर असली बात ये है कि हमारे पेट्रोल की, हमारे फ्यूल के प्राइसेस कम हुए या नहीं हुए? क्या इस बारे में कोई कमिटमेंट था या नहीं था? अगर नहीं था तो हमें क्या फायदा हो रहा है? फिर तो हम जो पेट्रोल ले रहे थे, तो आप ये कहिए कि अब जो पेट्रोल है, आपका असली पेट्रोल, वो बहुत महंगा हो चुका है और इसलिए आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो कंफ्यूजन पैदा करती हैं और लोगों में एक तरह से वो कहीं न कहीं भय पैदा करती हैं कि भई ये क्या दिया जा रहा है और इसको कैसे? तमाम लोग ऐसे हैं जो रिपोर्ट करते हैं कि भई मेरे पेट्रोल की माइलेज कार की इतनी थी, अब वो घट के इतनी आ गई। बाकायदा अखबार लिख रहे हैं कि पंजाब में 1000 करोड़ का जो ऑटो मार्केट है, उसपे लोग पेट्रोल छोड़ के डीजल की वो चीजें ले रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं। तो ये तरह-तरह के कन्फ्यूजन्स मार्केट में फैलना, और उसको आप सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए, इन्फ्लुएंसर्स पे कितने लोग, ट्विटर पे कितने लोग देख लेंगे उसको? आम आदमी को क्या पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या फैक्ट है, नहीं है। तो ये है, और दूसरी सबसे ज़्यादा है कि आम आदमी ये सोचता है कि भई हम बार-बार, मेरी गाड़ी खराब हो जाए या उसकी लाइफ कम हो जाए, तो वो कैसे उसको फिर दोबारा उसको खरीदनी पड़ेगी। और ये एंड ऑफ लाइफ व्हीकल का अलग प्रॉब्लम है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे आगे। हाँ, तो सर ये उसी पे सबसे मैं ये आना तनावग्रस्त चाहती है। थी। हाँ, उसी जी। पे मैं आना चाहती थी कि एथेनॉल का तो सर दर्द अलग ही है। अब
मतलब कि लोगों पर और ये मार डाल रहे हैं कि जो अभी दिल्ली की ये नीति आई है ईवी 2026, उसमें मतलब ये है कि आपके अच्छे खासे वाहन, चलते हुए वाहन, लेकिन उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, क्योंकि अपग्रेडेड वाहन जिनमें आपका वो एथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं चल पा रहा है, तो आप जबरदस्ती ईवी में शिफ्ट करा रहे हैं। क्या ईवी को लेकर उतनी तैयारियां हैं? ये सीएनजी के भी समय में हुआ था, जब शिफ्ट किया गया था, तो उनके मतलब पंप्स नहीं थे, सीएनजी नहीं मिल पाती थी, तो ईवी देने की व्यवस्था है। और कैसे आप कर देंगे? और जो गाड़ियां चल सकती हैं, केवल प्रदूषण गाड़ियों से ही हो रहा है क्या? उनको आप बेमौत मार रहे हैं, मतलब लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप अपनी चलती फिरती गाड़ियों को कबाड़ बना दीजिए और फिर नई गाड़ियां खरीदिए, क्योंकि हमारी नीति सही नहीं है। सर, ये ईवी 2026 नीति आखिर ये लाए क्यों? इसका लॉजिक क्या है? देखिए, ये सबसे बड़ा जो है मध्यम वर्ग को ये पीड़ा दे रहा है, ये जो पॉलिसी है। आप ईवी को आ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, चलिए आप करिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आएँ, दुनिया में चल रही हैं कई सारे देशों में। कई देशों ने इसको नकारा भी है, ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड जो है ईवी को लेके चल रहा है। दूसरी बात ये है कि ईवी की अपनी लाइफ कितनी है, इस पे अभी शोध नहीं हुआ है, कि आप क्या ये ईवी 20 साल चलेंगी, 25 साल चलेंगी? एक ज़माना था ना जब एम्बेसडर कार आप खरीदते थे तो 20 से 25 साल तक वो घरों में रहती थी, चलती थी, लगातार चलती थी। वो तो पुरानी टेक्नोलॉजी थी। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उससे और भी ज़्यादा कारें चलनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी हाई-टेक में उसका और भी बेहतर वो होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, लॉन्गेविटी होनी चाहिए। वो लॉन्गेविटी और परफॉर्मेंस अचानक 2018 के बाद से वो कम क्यों हो जाता है? और वो फिक्स हम्म, क्यों कर दिया जाता है? भले ही चाहे वो लीगल तरीके से सरकार ने उसको कर दिया हो, एनजीटी के माध्यम से कर दिया हो। अब सवाल ये है कि लीगल तरीके से कर लें तो वो बाइंडिंग हो जाती है, सभी के लिए मान्य है। लेकिन आप उसको एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जब आप डिसाइड करते हैं, तो आप ये तय कर देते हैं कि भैया 15 साल बाद अब आपको नई पेट्रोल कार खरीदनी पड़ेगी, 10 साल बाद आपको नई डीजल कार खरीदनी पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी तो गई साइड में, उससे कोई मतलब नहीं कितनी हाईटेक कार हो, कितनी बढ़िया व्हीकल हो, आपने पहले से ही डिसाइड कर, ये भी नहीं है तय कि 15 साल हो सकता है कि 15 साल में वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाड़ियां खरीद के और बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बमुश्किल घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हम्म, हैं, या बमुश्किल दुकान तक जाते हैं, अपने कार खरीदी, यहाँ से घर गए, घर से दुकान गए, वहां खड़ी कर दी। उसकी कार में तो ना उसका पूरी तरह इस्तेमाल हुआ है और ना ही उसमें से कोई पॉल्यूशन आ रहा है, फिर परमिशन आपने मिला एंड ऑफ व्हीकल उसको क्यों डिसाइड कर है। दिया? क्या दुनिया के देशों में है? हमने बीएस 1, 2, 3, 4 जो लागू किया, वो ये कह के कि भाई ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, ईयू स्टैंडर्ड है। अरे भाई, ईयू स्टैंडर्ड को दुनिया के कितने देश मान रहे हैं? क्या अमेरिका मान रहा है? क्या और कई देश मान रहे हैं? छोड़िए, सबसे ज्यादा जो चाइना प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसने भी इसको मैंडेटरी नहीं किया है। आपको एक जी। टेस्ट कराना पड़ेगा, ले उसके बाद आप जितने मर्जी चाहें, और दुनिया के अनेक मुल्क ऐसे हम्म, हैं जो पुरानी कार को तो विंटेज कार के तौर पर, जो पुरानी एक जी। उसके तौर पर उसको रखते हैं और उसको मान्यता देते हैं। हमारे देश में, अच्छा, दूसरा, आप यूरोपियन स्टैंडर्ड सर, से अगर और मैं गलत नहीं हूँ अमेरिकन तो बहुत स्टैंडर्ड सी से तुलना वेस्टर्न करें। कंट्री, जी, बहुत सी वेस्टर्न कंट्री और जापान इत्यादि में तो शायद 40-40 साल पुरानी गाड़ियां भी चल रही हैं, वो फिटनेस के उस पे। तो मतलब वहां ये उपयोगिता देखी जा रही है, और यहाँ जबरदस्ती, गरीब देश है, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और आप थोप वही रहे हैं वही जबरदस्ती सबसे की बात कबाड़ बना है, दीजिए। वही बात है कि आप यूरोपियन स्टैंडर्ड से तुलना करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यूरोपियन इनकम कितना है? वो तो 6 हम्म। साल में गाड़ी बदल देंगे, क्योंकि पैसे इतने हैं। आप 20 साल में बदलने की स्थिति में नहीं हो। बड़ी मुश्किल नहीं से है। एक घर कोई बनाता है, बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी खरीदता है, सपनों की गाड़ी होती है। वो सपनों की गाड़ी आप तय कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ ये तय ही नहीं करेंगे कि रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, हम ये भी तय करेंगे कि आपको पेट्रोल ना मिले, आप दिल्ली में घुस ना सको, चला ना सको गाड़ी। ये तो थोड़ा युवाओं के लिए, देश के मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय सभी क्रॉस द समाज, अभी सभी तो में ये परेशानी, सिर्फ उसको परेशानी नहीं है जिसके पास अफरात पैसे आ रहे हैं, जिसके पास हम्म, पैसों की कमी नहीं है, वो तो 3-4 साल में भी गाड़ी बदल दें उसको। आप उस समाज को मत हम्म, देखिए,
उस समाज को देखिए कि जो बड़ी मुश्किल से एक वो गाड़ी खरीदता है, उसके ऊपर क्या, और ये लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसका दर्द अगर आप नहीं समझते हैं तो उनके अंदर पीड़ा होगी, फिर वो इसको लेके सवाल खड़े करेंगे। आपने उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो नहीं देखे, और जो चेन प्लान होता है आपने उसको भी नहीं देखा कि भाई ठीक है ईवी लागू कर रहे हैं तो क्या सब जगह चार्जिंग मशीन स्टेशंस हैं, चार्जिंग ठीक से हो पाएगी या उसकी नहीं हो पाएगी, कहीं लॉन्ग रेंज में चला जाए, वो टारगेट पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने इसको इस ऑप्शन की तरह नहीं दिया है कि भाई सीएनजी की तरह, सीएनजी का एक अलग पंप था और ये आज भी सीएनजी पंप पे लंबी लाइन लगती है। आप किसी भी हम्म। सीएनजी पंप पे चले हाँ। जाइए ऑटो वालों की, और हम्म। उसकी लंबी लाइन लगती, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास, और इतने लंबे हैं, इतने पंप नहीं है कि स्टेशंस नहीं है कि वो उसको प्रोवाइड कर सके। दूसरा, आप ये जो ईवी खरीदने को आप कह रहे हैं, क्या ईवी पेट्रोल कारों की तुलना में, पेट्रोल बाइक की तुलना में कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है? आप इसका कॉस्ट देख लीजिए, 6 से 12 लाख की कोई कार अगर कोई खरीदता है, आपके कार जो है शुरू होती है 10-12 लाख से और 24-25 लाख तक जाती है। तो भले ही वो 8-10 साल में वो रिकवर कर सके उसका पेट्रोल का, लेकिन उसकी तो कॉस्ट उससे ज्यादा वसूल ली आपने पहले ही। हम्म। तो ये भी तो आदमी सोचता है, और अभी तक ये कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है कि भाई ईवी खरीद लोगे तो अब 25 साल नहीं चलेगी, अब दूसरी कार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्यों? आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, इतने पैसे आम आदमी के पास आ रहे हैं कि वो हर 8 साल में गाड़ी बदल दे, 10 साल में गाड़ी बदल। अरे भाई 10 साल जब आप फिक्स करते हैं ना डेट, तो 10 साल से 3 साल पहले अगर वो कार बेचेगा, अपनी गाड़ी बेचेगा, तभी उसको कुछ थोड़ी सी वैल्यू मिलेगी। 15 साल अगर आपने पेट्रोल का तय किया, तो ये तो नहीं है ना कि 15वें साल में वो गाड़ी बेचेगा। और अब आप तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पेट्रोल का और उसका सीएनजी का कोई वाहन रजिस्टर होगा ही नहीं। अगर नहीं हम्म। होगा तो वो सेकंड हैंड में भी हाँ, नहीं जाएगा, उसकी भी प्राइस तो खत्म यही हो गई। थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ जो आपके द्वारा ही मिली है कि दिल्ली में इस नीति के तहत 3 जनवरी 2027 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ऑटो रिक्शा और छोटे कमर्शियल मालवाहक जो वाहन है उनका पंजीकरण पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और उसके बाद केवल इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक वाहन ही पंजीकरण हो पाएंगे। मतलब इस तरीके से नीतियां बना के लोगों पर थोपा जा रहा है। आप उसके बाद सब ईवी हर जगह क्या उपलब्ध करा पाएंगे? इतनी क्षमता है इनके पास? नहीं, और क्या ईवी, उतनी महंगी ईवी को लोग खरीद पाएंगे? ये हाँ। दबाव डाल के इस तरह से किसी चीज को करना, ये कहाँ तक उचित है? देश में आप देखना चाहिए कि हमारी बाइंग कैपेसिटी कितनी है। बाइंग कैपेसिटी को क्या हमने इतना बढ़ा दिया? दूसरा, इस पे कुछ कंसेशन और इस पे कुछ छूट वो भी अनाउंस किया जाता है कि भाई इतने के कार पे आपको 100% छूट। 100% किस बात का छूट? तो आपके उसके रजिस्ट्रेशन फी होता कितना है? बमुश्किल 8-10 हजार, 15 हजार। उसका रजिस्ट्रेशन फी आपने छूट कर दिया, या इंश्योरेंस फी आपने माफ कर दिया, तो ये तो मामूली छूट है ना। अगर छूट की तुलना है तो दूसरे कंट्री से तुलना करिए कि भाई विश्व के अन्य देशों में इस तरह के स्कीमों पे किस तरह वो लागू करते हैं। क्या वो मैंडेटरी लागू करते हैं? क्या वो फिटनेस के आधार पर लागू करते हैं कि गाड़ी आपकी फिट है कि नहीं है? कि पॉल्यूशन को आपने जबरन बना लिया है कि भाई कार ही पॉल्यूट करती है? इसका क्या शोध है? इसका पुराना शोध चल रहा है, उसमें 75% रोड पर है, ट्रांसपोर्ट से। तो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट और रोड सेगमेंट में आपके जो सड़क बन रहे हैं उससे धूल निकल रही है, या और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है उससे धूल निकल रहा है। नहीं, तो अगर कार से है तो आपने किसी कार कंपनी पे कोई एक्शन लिया है क्या कि ये BS4 वाले, तुमने पॉल्यूटेड कार क्यों बनाई? हमने BS4 वालों को न सिर्फ बैन किया, बल्कि BS4 कार बनाने वाली कंपनी पे कोई अपने एक्शन लिया? कंपनी पे कोई एक्शन नहीं। BS1, BS2, BS3 जिसने वादा किया था, ये BS कौन देता है? ये भारत स्टैंडर्ड तो भारत सरकार देती है ना। ये मनमोहन सिंह के समय में थी, उसके पहले भी थी। फर्क ये था कि उन्होंने तो इसको जबरन नहीं थोपा था ना। ये नहीं कहा था कि अब ये कार तो बिल्कुल नहीं चलेगी और इसको पेट्रोल भी नहीं देंगे और इसको घुसने भी नहीं देंगे।
तो स्टैंडर्ड को बढ़ाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें आपकी अपनी जो खामियां हैं, आप देखिए दिल्ली के पेट्रोल स्टेशन पे मैं खुद भुगत चुका हूं कि बाकायदा अनाउंस होता है आपकी गाड़ी इतना हो गई और आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। फिर एक बंदा आता है और वो कहता है कि सर आपका गाड़ी का तो वो खत्म हो चुका है, ये BS3 BS4 का गाड़ी है और अब आप आज तो ले लीजिए, लेकिन अब आप चले जाइए, अब दोबारा दिल्ली में लेके इसको मत आइएगा। क्या मतलब है भाई? अचानक 8-10 लाख की कोई कार खरीद सकता है फिर? और वो कार तो गई कबाड़े में। कबाड़े में उसको क्या मिलेगा उसको? ये टोटल पॉलिसी गलत है। लोगों को गलत सोचने की बजाय आप ये सोचिए कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देने वाले देश में आप ये किस प्रकार का दबाव बना रहे हैं हम्म, और इससे फायदा हम्म, कितना हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? कंट्री का मतलब सिटीजन होता है, कंट्री का मतलब कोई ईंट में उसकी दीवारें नहीं होती हैं, कोई भौगोलिक स्थिति नहीं होती, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप देश के बारे में अगर सोचते हैं तो देश की जनता के बारे में पहले सोचिए, वरना बंद कर दीजिए वो सारी स्कीमें। 80 करोड़ अनाज भी बंद करिए, जितनी भी वेलफेयर स्कीमें हैं बंद करिए। कहिए कि नहीं साहब हम तो सड़कें बनाते हैं, हम तो ये करते हैं जो एक बारिश में उखड़ जाती हैं। कौन सा डेवलपमेंट हम कर रहे हैं? तो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, ह्यूमन सेंट्रिक सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज आपको बनानी पड़ेगी जो सिटीजन के वेलफेयर के लिए हो। नहीं हो, आप उन्हीं को जिम्मेवार मानेंगे तो ये देश उनका भी उतना ही है जितना आपका है। आपको चुन के देश की जनता ने भेजा है, अपने वेलफेयर के लिए भेजा है। किस प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निराकरण के लिए कौन सी पॉलिसी बेहतर होगी जिससे लोगों को कष्ट भी ना हो और लोगों को एक बेहतर जीवन मिले, इस प्रकार का ध्यान रखने पर ही तभी इसका निदान होगा। जी। सर मतलब पूरी तरह से ये समझ में आ रहा है कि जो हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, विकसित हो रहे हैं, आप 80 करोड़ को तो भाई 5 किलो राशन दे रहे हैं और उसके बाद जबरदस्ती ऐसे फैसले थोपे जा रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को बदलिए, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा और यही विकल्प है, एथेनॉल वाला ही पेट्रोल आपको लेना पड़ेगा, ईवी गाड़ियां ही अब लानी पड़ेंगी। कहीं लगता है कि जो सरकार है वो केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। क्या ये लॉबीज इतनी सशक्त होती हैं कि ये मतलब जनहित के फैसले नहीं करने दे रही हैं सरकारों को और उनसे कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप इस तरह के कैसी गाड़ियां बना रहे हैं या आप इसमें क्या करेंगे, उनसे कोई सवाल नहीं है। तो ये एक नेक्सस भी आप देखते हैं कि जो जबरन थोपा जा रहा है और कहीं से कोई इन फैसलों में संशोधन भी नहीं किया जा रहा है। जयराम रमेश ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग में जो नए नए उद्योग आ रहे हैं उस फील्ड में, उनको हमने 40,000 44,000 करोड़ की सब्सिडी दी। क्या ये सच है? सरकार को ये बताना चाहिए कि अगर आप उसकी इंडस्ट्री में उनको फायदा तो किसको हो रहा है? इसका फायदा कंज्यूमर को नहीं हो रहा है, वाहन चालक को नहीं हो रहा है, किसान को नहीं हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है? उस इंडस्ट्री में। उसी तरह से 2017 में जब आप कानून लेके आए कि नहीं नहीं अब BS3 गाड़ियां अब रजिस्टर नहीं होंगी और उससे वो भी नहीं किया जाएगा, BS4 लागू होगा। तो BS4 लागू करने से पहले जो कुछ कारें रह गई थी और उन कारों के लिए कोर्ट में बाकायदा सरकार ने कहा कि इनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। मतलब वो इजाजत दी जाएगी कि वो 3 लाख कारें जो नहीं बिकी हैं वो इंडस्ट्री की कारें धीरे धीरे बिकें। तो क्यों नहीं लोग मानेंगे कि आप कॉर्पोरेट सेंट्रिक और सिर्फ उद्योगों के भले के लिए सोच रहे हैं? आपने ये तो नहीं कहा कि नहीं नहीं ठीक है भाई, जितने लोगों के पास कारें हैं या मोटर बाइक है, अगर अच्छी कंडीशन में है, अगर पॉल्यूशन नहीं फैला रही हैं तो उसको उस पर कोई रोक नहीं होगी, वो चलेगी। आप तो उनको बेदखल कर रहे हैं कि नहीं 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 आप बंद करो इसको और कबाड़े में ही बेचो, सेकंड हैंड भी नहीं। सेकंड हैंड की चूंकि आपने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया तो उसके पास सेकंड हैंड बेचने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई खरीदेगा ही नहीं। क्यों लेगा भाई? ये जो सोच है वो प्रो पीपल नहीं है। ये पीपल की बजाय जो पॉलिसी है वो प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी है, उद्योगों के भले के लिए है, सर्टेन लोगों के लिए भले के लिए है। आज हालत ये है कि दिल्ली में जितनी रिक्वायर्ड है उतनी तो आपकी टेस्टिंग वो भी नहीं है। जो टेस्टिंग स्टेशन होने चाहिए कि टेस्टिंग करा लो और 5 साल का उसका एक्सटेंशन ले लो, तो आप
बड़ी मुश्किल से उसमें आप लाइन लगाइए, उसमें एक्सटेंशन लीजिए। ये तरह-तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, ये देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी टेंशन में है, युवा टेंशन में है, कॉकरोच जो जॉब की वजह से, पेपर लीक की वजह से और दूसरे कारणों से एक और नया हम कारण खुद ही दे रहे हैं कि भैया एथेनॉल का ये प्रॉब्लम ले लो, अपने हेडेक पाल लो। भई उनके दिमाग में घुस गया है और उसका कोई सॉल्यूशन, उसका कोई इफेक्टिव जो है वो लाया नहीं गया है और इसी समय लागू करना क्यों बहुत आवश्यक है? क्यों नहीं 5 साल हम्म, रुक के लागू हो सकता है, धीरे-धीरे हम्म, लागू हो सकता हम्म, है और हम्म, कन्विंस करके लागू हो सकता है। उस पर आप एक नहले पे दहला आप ईवी पॉलिसी ला रहे हैं, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। ये एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। जिसके पास भी पुरानी कारें हैं, 2000 BS3 मॉडल, BS4 मॉडल, वो देख रहा है कि अब तो भैया गई, चाहे मेरी अच्छी भली कार हो, वो खत्म, अब दूसरी कार खरीदने के पैसे नहीं है, उसका कोई रास्ता नहीं है। ये नया तनाव जो है देने से बचना चाहिए। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जो नीतियाँ बनाती है सरकार, जो नीतियाँ बनाई जानी चाहिए, वो लोक हित में बनाई जानी चाहिए, देश हित में बनाई जानी चाहिए, लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई जानी चाहिए। लेकिन ये नीतियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं आजकल, जो लोगों पर जबरन थोपी जा रही हैं, उनकी सुविधाओं को खत्म किया जा रहा है, उनकी जेब पर भार डाला जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आपको इसका पालन करना ही होगा। मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ थोड़ा फ्लेक्सिबल अपना रुख अपनाने की ज़रूरत है, नहीं तो इसको लेकर ऑलरेडी लोग बात कर रहे हैं और कहीं ये भी एक बड़े जन आंदोलन के रूप में अब सामने ना आए। बहुत-बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां इस मुद्दे पर शेयर करने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।